आज हम केमिस्ट्री एनसीईआरटी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर 11th का, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें अगर एनसीईआरटी के हम पहले चैप्टर के हिसाब से देखें तो इसमें जो भी चीज़ें हैं बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला 2-3 पेज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए उसको रफली हम देख लेंगे। बाकी उसका जो आगे का चैप्टर है, मतलब आगे के जो पॉइंट हैं मैटर, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किस किस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, कौन कौन चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। पहला चीज़ होता है कि पहला पॉइंट ये है कि हम वो कौन कौन से पॉइंट को समझेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया का क्या रोल है केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में। ये फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पर है और सेकंड पेज पर। और केमिस्ट्री का क्या रोल है, डिफरेंट रोल हमारे लाइफ में क्या क्या रोल है। दूसरा पॉइंट है कि जो मैटर है, मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीनों स्टेप को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो ये चीज़ समझेंगे। तीसरा पॉइंट है कि ये जो सब्सटेंस हैं इनको हम एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्लासीफाई करते हैं, तो कैसे क्लासीफाई करेंगे ये जानेंगे। उसके आगे हम जानेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में डिफरेंस, दोनों में अंतर क्या होता है और दोनों का बेसिक डिफरेंस और डेफिनेशन भी देखेंगे। उसके बाद आगे है एसआई बेस्ड यूनिट, जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट होता है, उसके बारे में जानेंगे। और एसआई यूनिट में जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यानी यूनिट में कैसे चेंज करेंगे, वो चीज़ समझेंगे। इसके बाद आ जाता है जो आगे की चीज़ें हैं सब मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अगर कोई और बुक देखते हैं तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट का अलग चैप्टर होता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसी में मोल कॉन्सेप्ट की चीज़ों को भी दे दिया गया है। यहाँ से हमारा मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, जिसमें बहुत सारे लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब अगला टॉपिक है, अगर अगला टॉपिक देखें तो उसमें रहेगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इन सब को हम लोग डिफाइन करेंगे। इसके आगे मोलर मास, मास परसेंटेज, और एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है उनका परसेंटेज देखेंगे। और लास्ट में आता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो इतने सारे टॉपिक जो हैं वो हमने आपको बता दिया कि इसका ओवरव्यू है, जिसमें कि ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इतनी चीज़ों की नॉलेज हमें हो जाएगी जो कि बाकी चैप्टर पढ़ने में हेल्प करेगा। तो आइए हम मैटर से स्टार्ट करते हैं। तो हम मैटर के बारे में देखते हैं। मैटर, इसके बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके हैं और अब इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। मैटर का एक स्पेसिफिक डिफिनेशन होता है जो कि एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कि मैटर वो होता है जो मास हो उसके पास और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, थोड़ा बहुत जगह घेरता है, उसे कहेंगे मैटर। एग्जाम्पल के रूप में जो आप किताब लिए हैं, पढ़ रहे हैं, जो पेन आपके हाथ में है, पेंसिल, वाटर, एयर, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब मैटर हैं। तो ये डिफिनेशन तो हो गया क्लियर। आगे हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं। हमारे जो मैटर होते हैं उसके 3 स्टेट होते हैं जिनमें मैटर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके 3 फिजिकल स्टेट होते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैस। तो पहले सॉलिड को समझते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता है, ठीक है, ये सॉलिड होते हैं। सॉलिड की कुछ और प्रॉपर्टी होती हैं कि इनका शेप जो होता है वो डिफिनिट होता है, डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट होते हैं, ओके। लिक्विड की बात करें तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, सॉलिड की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लो करते हैं। जैसे वाटर है, वाटर फ्लो करता है, ठीक है। तो इसका जो शेप होता है वो डिफिनिट नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम डिफिनिट होता है। वॉल्यूम इज डिफिनिट बट शेप इज नॉट डिफिनिट इन लिक्विड।
ओके, अगर गैस की बात करें तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनका शेप भी फिक्स नहीं होता। मतलब ये जैसे एयर है, एयर गैस है, ठीक, तो गैस बहुत दूर दूर होते हैं उनके मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से ये फ्लो करते हैं और इनके वॉल्यूम और शेप दोनों इनडिफिनिट होते हैं, यानी डिफिनिट नहीं होता है। अब इसमें आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं, इसमें हम कॉलम बना के लिख दिए हैं जिसमें सॉलिड जो है दोनों डिफिनिट है। ये ऐसे हमेशा याद रहेगा कि सॉलिड जो होता है इसमें दोनों डिफिनिट होते हैं, ओके, दोनों डिफिनिट है, और गैस में दोनों नॉट डिफिनिट, न शेप डिफिनिट होता है और ना ही वॉल्यूम। लिक्विड में एक डिफिनिट होता है और एक डिफिनिट नहीं होता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा डिफिनिट होगा कौन सा नहीं, याद करने में ये प्रॉब्लम देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम जो होगा वो डिफिनिट होगा, शेप डिफिनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड को जैसे गिलास में लेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा, यानी शेप डिफिनिट नहीं है। बाकी सारी चीज़ें डिफिनिट हैं, यानी वॉल्यूम डिफिनिट है, और सॉलिड में दोनों डिफिनिट है और इसमें दोनों इनडिफिनिट है, मतलब डिफिनिट नहीं। अब ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपस में चेंज भी होते हैं। मतलब सॉलिड जो होगा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड से गैस में, और गैस फिर लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड सॉलिड में, और सॉलिड गैस में भी चेंज हो सकता है और गैस सॉलिड में, यानी तीनों जो हैं आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। इसके प्रोसेस भी होते हैं और इनका फैक्टर भी होता है, मतलब किस फैक्टर के हिसाब से ये चेंज होंगे। तो इसके दो फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर घटने बढ़ने से ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं। अब कौन से स्टेट में कैसे चेंज होगा, कब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन सा स्टेट वो आएगा, इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएगा और लिक्विड से गैस में, यानी टेम्परेचर और प्रेशर डिफाइन करेंगे। जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और प्रेशर कम होगा। जैसे आइस सॉलिड स्टेट में है, दिस इज द आइस। जब सॉलिड स्टेट में होता है तो इसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं। जब हम टेम्परेचर देते हैं तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो ये लिक्विड में चेंज होने लगेंगे, और इन सब के बीच का प्रेशर जो होता है वो कम होने लगता है। ये इधर से भी प्रेशर लगा हुआ है तो ये पास पास है, जैसे ही प्रेशर कम होगा तो ये दूर दूर जाने लगेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, यानी हीट दिए। ओके, अब लिक्विड से फर्दर अगर हम हीट देंगे, यानी वाटर है, वाटर को अगर हम लोग फिर से हीट कर देते हैं तो ये गैस में चेंज होने लगता है, भाप बन के उड़ने लगता है। तो ये लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हुआ, यानी मैटर आपस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब गैस से फिर लिक्विड में चेंज करना है तो इसके लिए हम गैस को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, यानी प्रेशर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को लो करेंगे। कूल करने का मतलब टेम्परेचर लो होगा हाई टेम्परेचर से। फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के लिए सेम प्रोसेस, इसमें भी प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल पास पास आते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को फ्रिज में रख देते हैं तो बर्फ़ बनता है। वाटर जब होता है तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जब बर्फ़ बन जाएगा तो ये पास पास आते हैं, यानी प्रेशर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर कम हो गया। जैसे टेम्परेचर कम होगा ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और सॉलिड से गैस में भी चेंज होता है डायरेक्ट, इसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में भी चेंज होता है। इन दोनों प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, अब इस चैप्टर में आगे हम देखते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन को, तो मैटर को आगे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। पहले मैटर के हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे कि मैटर हमारा क्लियर हो जाए। तो मैटर में प्रोटॉन भी होता है, एटम, मॉलिक्यूल, कैट, हाउस, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो जितना ज़्यादा एग्जांपल हम देखेंगे उतना ही हमारा क्लियर होता जाएगा कि मैटर होता क्या है। अब मैटर को हम लोग आगे क्लासिफाई करते हैं मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस तब हम कह सकते हैं मैटर को जबकि जो मैटर बना हुआ है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलकर ये बना हुआ है, अगर वो एक टाइप के हैं तो वो आता है प्योर सब्सटेंस के अंदर में। लेकिन अगर वो मैटर एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है तो वो मिक्सचर में क्लासिफाई होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं मिक्सचर का, तो सीमेंट होता है। सीमेंट में सैंड, वाटर, ग्रेवल, ये 3 टाइप की चीज़ें मिली होती हैं तब जाकर सीमेंट बनता है। सी वाटर में क्या क्या होता है, वाटर होता है एंड
सॉल्ट। वाटर के जो पार्टिकल है वो अलग हैं, सॉल्ट के अलग हैं, यानी दो टाइप के हो गए। तो इस वजह से ये मिक्सचर है। शुगर एंड वाटर, जब वाटर में हम शुगर मिला देते हैं तो वाटर के पार्टिकल अलग हो गए, शुगर के भी अलग, यानी दो टाइप के पार्टिकल इसमें मिल गए, शुगर एंड टी। तो ये सब मिक्सचर है, ठीक है। आगे देखते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के पार्टिकल्स मिल जाते हैं, यानी शुगर के जितने पार्टिकल होंगे सब एक जैसे हैं, वाटर, CO2, ये सब हमारे प्योर सब्सटेंस हैं। अब इसी में हम आगे मिक्सचर को भी क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि मिक्सचर जो होता है इसमें कुछ होता है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो ये भी दो तरह से क्लासीफाई होता है। प्योर सब्सटेंस भी क्लासीफाई होते हैं, वो भी दो तरीके से। उनका होता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये दो टाइप होते हैं प्योर सब्सटेंस के। तो पहले हम मिक्सचर का देखते हैं कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। किन मिक्सचर को हम बोलेंगे कि ये होमोजीनियस है और किस मिक्सचर को बोलेंगे ये हेटेरोजीनियस है। ओके, तो इसमें पहले मिक्सचर का डिफिनेशन देख लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। अ मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 or more pure substances which may be present in it in any ratio। मिक्सचर जो होते हैं प्योर सब्सटेंस से ही मिलकर बनते हैं, और वो जो प्रेजेंट होते हैं वो एक रेशियो में मिले होते हैं, तब जाके वो मिक्सचर बनता है। अब मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस पहला और दूसरा हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, और हेटेरोजीनियस जो होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि ये है वाटर में अगर हम शुगर मिला दें तो ये पूरा कम्प्लीटली मिल जाएगा, मतलब घुल जाएगा इसमें। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि अगर इतना हम वाटर निकाल लें, और अगर इसमें देखें कि जैसे इसमें से 100 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम वाटर लेंगे तो इस 10 ग्राम वाटर में जितना शुगर मिला होगा उतना, अगर दूसरा 10 ग्राम निकालेंगे तो उतने में भी उतना ही मिला होगा, यानी रेशियो जो होगा शुगर के मिलने का वाटर में वो पूरा बराबर होगा जितना वाटर है पूरे में। और हेटेरोजीनियस में देखेंगे कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। अगर इसका एग्जांपल होता है सैंड इन वाटर। सैंड अगर मिलाते हैं वाटर में तो वो नीचे जाके बैठ जाता है, यानी अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ पे सैंड के एक भी पार्टिकल नहीं है, और जितने भी पार्टिकल है सब नीचे हैं। यानी ये जो मिक्सचर है इसमें सैंड का परसेंटेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत कम, बिल्कुल कम, यहाँ तो है ही नहीं, ठीक। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं विजिबल नहीं होते। अगर चीनी को हम लोग कुछ देर तक घोल दें तो वो दिखता नहीं है, शुरू में दिखेगा, लेकिन जब कम्प्लीटली उसमें मिक्स हो जाएगा तो उसके पार्टिकल नहीं दिखते हैं। लेकिन सैंड वाटर के साथ कम्प्लीटली घुलता नहीं है, उसके पार्टिकल दिखते रहते हैं, यानी हेटेरोजीनियस का हो जाएगा, कंपोनेंट्स आर विजिबल। ओके, इसके एग्जांपल है शुगर इन वाटर, सैंड इन वाटर। तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। यही मिक्सचर के दो टाइप थे। मिक्सचर का डिफिनेशन भी हो गया और इसके दो टाइप। कुछ प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा हम इन मिक्सचर को अलग भी कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रोसेस होते हैं, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी। ये अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा हम मिक्सचर को अलग कर लेते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस देखते हैं। प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं मिक्सचर से। प्योर सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड कंपोजिशन में होते हैं। इसके एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज। ये प्योर सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल हैं। ग्लूकोज जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन ये एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। ओके, इसके जितने पार्टिकल्स होते हैं सब इसी कॉम्पोजिशन में होते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो।
और प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं किए जा सकते। जैसे ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो फिक्स्ड कंपोजिशन में है, उसे अगर हम चाहें कि कार्बन हाइड्रोजन को अलग कर दें किसी फिजिकल मेथड से, तो ये पॉसिबल नहीं होता है प्योर सब्सटेंस। अब इसमें देखते हैं प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट में जितने भी पाए जाते हैं एलिमेंट, ये एक ही टाइप के होते हैं। ज़्यादातर इसमें एटम और मॉलिक्यूल्स ही होते हैं एलिमेंट में, जैसे सोडियम, कॉपर, ऑक्सीजन, etc। यानी जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और इसमें मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 होता है, O2 होता है ऑक्सीजन, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं। और एटम सोडियम, कॉपर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, मतलब ये O2 के फॉर्म में पाया जाता है नेचर में। हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एलिमेंट के अंदर आते हैं। अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जो होता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, नॉट द सेम एलिमेंट, इसमें क्या था, दो ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन का ही एलिमेंट था, ये हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन का ही एलिमेंट था। इसे नहीं बोलेंगे कि ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट ही है, क्योंकि इसमें एटम जो है वो ऑक्सीजन का ही है, भले ही दो एटम। ठीक है। अब कंपाउंड में क्या होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, तो कार्बन ये एलिमेंट एक अलग है, ऑक्सीजन एक अलग, यानी दो तरह के हो गए एटम। तो जब दो तरह के एटम किसी फिक्स रेशियो में मिल जाते हैं तब हमारा कंपाउंड बनता है। ओके, यानी इसमें एक टाइप के होंगे और इसमें एक से ज़्यादा, तो ये कंपाउंड हो जाएंगे। और ये जो कहलाते हैं ये भी एलिमेंट है, यानी एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। और इसमें जब एक से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं तो इसे हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, जैसा कि हम बोले थे प्योर सब्सटेंस में भी, लेकिन मिक्सचर में हम कर सकते हैं। मिक्सचर में हम फिजिकल मेथड से उन्हें अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में फिजिकल मेथड से इसे हम अलग नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ केमिकल मेथड होते हैं जिनसे हम इनको अलग कर लेते हैं। कंपाउंड में आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे शुगर, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब कंपाउंड है। ओके। अब कंपाउंड में जो मेन पॉइंट होता है वो होता है रेशियो का, यानी किस रेशियो में एटम कंबाइन हो रहे हैं। जैसे CO है और CO2, दोनों में एटम सेम है, इसमें भी कार्बन है और ऑक्सीजन है यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है और ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों का रेशियो अलग है। एलिमेंट तो सेम है तो कंपाउंड भी सेम होना चाहिए, बट रेशियो अलग होने की वजह से ये अलग कंपाउंड हो जाता है और ये अलग। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 1:1 और इसमें 1:2, यानी एक कार्बन एक ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर एक कार्बन दो ऑक्सीजन से मिल जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कंपाउंड में रेशियो मेन होता है, रेशियो से ही कंपाउंड अलग अलग हो जाते हैं, जबकि एलिमेंट दोनों में सेम है, कार्बन ऑक्सीजन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ओके, तो जो कंपाउंड में मेन होता है रेशियो।